नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग जो स्थिति मैंने उत्पन्न हुई है भारत और चीन के बीच में, उसी पर एक राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, मुल्क परस्ती और अवाम परस्ती के जज्बे के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे। एक बात भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बराबर बताता रहता है, उस तथ्य को हमेशा अपने मस्तिष्क में बिल्कुल बिठाए रखिए कि ये जो जवाहरलाल नेहरू था वो अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का एक भारत विरोधी खतरनाक दुश्मन था। मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि ये जो जवाहरलाल नेहरू था वो अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का एक भारत विरोधी और बहुत ही खतरनाक शत्रु था अपने देश भारत का, और इस प्रकार वो सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार था अपने देश भारत का। ये तथ्य हमेशा दिमाग में बिल्कुल ज्वलंत होना चाहिए और इसी नज़रिए से देखिए सारी चीज़ें वो स्पष्ट हो जाएंगी। और पूरा जो कुनबा है, चाहे उसमें इंदिरा हो, चाहे राजीव हो, चाहे कोई भी हो, यह खतरनाक शत्रु हो, देश के गद्दार हैं ही। तमाम इस तरह के इनकी कारगुजारियाँ हैं जिनको इन समय छिपाया है अपने एजेंटों के द्वारा, पूरी मशीनरी के द्वारा। और बीजेपी भी जो मैंने सत्ता में आई है उसकी भी कलाई खुल गई है कि वो भी इनकी कारगुजारियों को छिपा रहे हैं। तो ये बात हमें से जाननी है। अब आइए चीन के संबंध में। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया है, पिछले एपिसोडों में बताया गया है कि चीन भी इसी के आसपास मैंने वो विदेशी ताकतों से आज़ाद हुआ और अपने को संगठित करने के लिए 1949 के आसपास। और ये गद्दार नेहरू जो है, एक तो जो कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य यानी बुनियादी सदस्य, फाउंडिंग मेंबर होने के नाते संयुक्त राष्ट्र संघ ने ससम्मान इसको सुरक्षा परिषद की अस्थाई सीट, परमानेंट सीट, जिसमें कि वीटो पावर होती है, जो कि इसमें P5 के पास है, वो भारत को मिली। ये गद्दार नेहरू अपने दुश्मन नंबर 1 चीन को वो परमानेंट सीट जो है सिक्योरिटी काउंसिल की सुरक्षा परिषद की उसने, ये उसकी गद्दारी बहुत बड़ी है। और कोई पूछता नहीं है, पूछते भी हैं तो बड़े घुमा कर पूछते हैं। देखिए ये बराबर कहा जा रहा है कि JNPC तो इस देश की गद्दार है। ये चैनल, जिन चैनलों को इसने स्थापित किया
अब इस पर एक अलग से मैंने जानकारी वीडियो या है कि ये चैनल हैं कौन। न्यूज़ 24 जिसके मालिकन जो है अनुराधा प्रसाद, जिसका भाई जो है वो रविशंकर प्रसाद जो कि कानून मंत्री है, जिसका पति जो है वो राजीव शुक्ला IPL का चेयरमैन, करोड़ों अरबों लूटने वाला IPL के जरिए। मोदी सरकार आई तब भी ये हटा नहीं, और इसकी और भी कारगुजारियाँ हैं। ये जो इंडिया टुडे ग्रुप का जो मालिक है अरुण पुरी, वो जो गांधी नेहरू परिवार चैनल चौकड़ी का वो बिल्कुल बहुत घटिया किस्म का जो है वो चाटुकार है और उसका भाट है। वही हाल जो है वो जो NDTV का जो मालिक है पढ़ रहा है। तो इसने नक्के पर देश विरोधी और अपने चमचों को, अपने टाउट्स को, अपने स्टूजेस को और अपने प्रोटीजेस को बिठा रखा है इसने GNPC ने, गांधी नेहरू परिवार चैनल चौकड़ी में। नक्के पर अपनी एजेंसियों को, वो मीडिया के रूप में हो चाहे बौद्धिक वर्ग के रूप में हो, ब्यूरोक्रेसी तो उसके पाँव के तले थी ही। और भी जितनी एजेंसियां हैं, चाहे CBI हो, CBC हो, इलेक्शन कमीशन हो, CNAG हो, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो उसके पॉकेट में पढ़ाई करते थे। ये सच्चाई थी। तो इस प्रकार जो है उसी जो GNPC है, जो कि अपने देश की सबसे खतरनाक शत्रु है, शातिर, धूर्त और घोर अपराधियों का एक गिरोह है, और अपने देश की सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार भी है, और एक सबसे खूंखार औपनिवेशिक ताकत है। तो उसी के द्वारा ये एजेंसियां हैं, NDTV है, न्यूज़ 24 है, आज तक है, ऐसे और भी हैं। तो इनसे इनसे कौन सी उम्मीद यह देश कर सकता है? इसलिए ये GNPC के सारे पापों को बड़े सफाई से ढकते हैं, और इन पर जब सवाल आता है तो घुमा कर करते हैं। तो प्रश्न वहीं से शुरू हुआ था कि इस गद्दार नेहरू ने जो मैंने जिस परमानेंट सीट के लिए आज भारत जो है दर की ठोकरें खा रहा है, और जो है हर एक देश के पास जाता है तो यही भीख मांगता है कि हमको सपोर्ट कर दीजिए। और कभी रूस कहता है, कभी कोई कहता है, कभी कोई कहता है। चीन तो विरोध करता ही है, और अमेरिका इसमें तिकड़म खेलता है कि यदि आपको दिया जाएगा तो जापान को भी दिया जाएगा, और जो है ब्राज़ील को भी दिया जाए, पता नहीं किसको दिया जाएगा, और वो परमानेंट सीट तो मिल जाएगी, लेकिन वीटो पावर नहीं मिलेगा। तमाम तरह की झमेले में ये बात फंसी हुई है, और जो कि इसको मिला हुआ था भारत को, और इस गद्दार नेहरू ने उस परमानेंट सीट को इसने अपने दुश्मन नंबर 1 चीन को थमा दिया। इतना बड़ा गद्दार था वो नेहरू। तो ये चैनल वालों की असलियत भी जानिए, और साथ ही साथ जो है GNPC की भी और गद्दार नेहरू की भी गद्दारी को भी वो समझते जाइए। और इसके बाद जो है जब से ये सत्ता में आया और जब तक जिंदा रहा, तब तक अपनी सेना के लिए, अपनी सेना की तैयारियों को लेकर के, उसका साजो सामान, जो उसको रक्षा के उपकरण के नाम पर इसने एक सुई भी नहीं बनने दिया इस गद्दार नेहरू ने। और फिर उसी अपने दुश्मन नंबर 1 चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन-लाई को बुला करके हिंदी चीन भाई का एक कपटपूर्ण छलपूर्ण धोखेबाजी वाला माहौल जो है वो खड़ा किया। और उसी माहौल में इस गद्दार नेहरू ने अपने दुश्मन नंबर 1 चीन
से भारत की पीठ में छुरा घोपवाया, विश्वासघात करवाया। तो इतना बड़ा ये गद्दार है ये नेहरू। तिब्बत स्वतंत्र राज्य जरूर था, लेकिन भारत में मिलना चाह रहा था। तो 1954 में जब चीन ने आक्रमण किया तो इसे मान्यता दे दिया। तो एक तरह से वो थमा दिया वो तिब्बत को। तिब्बत भारत में चीन की विस्तारवादी नीति से डर करके भारत के साथ मिलना चाह रहा था, तो इसने मना कर दिया। जब चीन ने आक्रमण किया तो उसको मान्यता दे दिया। तो बहुत बड़ा गद्दार था वो नेहरू। इस चीज़ को पूरे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, बहुत गंभीरता से गौर करें इसको। और 62 की लड़ाई में तो आप जानते ही हैं, यही गद्दार नेहरू तिब्बत के बाद अक्साई चीन सहित 44,000 वर्ग मील और दे दिया उसको। और जब ये बात उठी तो कह रहा है, अरे वो चला गया तो क्या हुआ, अक्साई चीन चला गया तो क्या हुआ, वहाँ तो एक घास भी नहीं उगती है। तो किसी तरह से महावीर त्यागी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, सांसद थे, उन्होंने पूछा कि नेहरू महोदय, आपके सर पर भी कोई बाल नहीं उगा है, कोई बाल नहीं है, तो क्या आपकी गर्दन को भी काट करके चीन को दे दिया जाए। अफसोस महावीर त्यागी ने बस सिर्फ मुंह से कहा, यदि उसकी गर्दन को काट करके चीन को दे दिए होते तो कम से कम भारत की कुछ समस्या तो कम होती। आज उसी गद्दारों के गद्दार एनपीसी के प्रवक्ताओं को बिठा करके इस सारे न्यूज़ चैनल वाले, न्यूज़ 24 वाला, NDTV वाला और जो है आज तक वाला उल्टे पूछता है। जैसे पिछले एपिसोड में बताया गया था कि जो बहुत बड़ा डाकू है, जिसने अरबों रुपया लूटा हो, कि डकैती डाला हो, इतना बड़ा डकैत और डाकू हो, उसको मंच पर बिठाया जाए और वो डाकू जो है दूसरे को उपदेश दे रहा है कि भाई कौन डाकू जिसने अरबों की लूट की है, वो लूट का डकैत है, वो कह रहा है कि भाई जो 10 रुपये की चोरी हुई है, जरा इसको देखो, जो 100 रुपये का पैकेट मारा गया है उसको देखो, जो 50 रुपये की जो वो चेन छीनी गई है उसको देखो। ये तो है। तो इतने बड़े डाकुओं को बिठा करके उनसे उपदेश दिलवा रहे हैं ये गद्दार चैनल, आज तक वाला, न्यूज़ 24 वाला, NDTV वाला, ABP न्यूज़ नेशन, सब। तो इनकी असलियत को जानना हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बहुत ज़रूरी है कि इनकी फितरत क्या है, इनका जन्म कहाँ से होगा, किसने इनको स्थापित किया। स्थापित करने वाले ये जो मैंने स्थापित किया, मैंने ये GNPC, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी कागज, जो कि इस देश के लिए बहुत बड़ी अभिशाप है, उसी के द्वारा ये स्थापित चैनल हैं। तो इनसे देश बहुत असुरक्षित है, जितना असुरक्षित GNPC से है। इसीलिए इनको बुला करके ये सब प्रलाप करते हैं। तो इनके प्रलापों पर हमारे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा भी भ्रमित न हो, इसी सच्चाई को समझें कि नेहरू जो है अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का भारत विरोधी एक बहुत ही खतरनाक शत्रु था। और इस प्रकार वो भारत के खिलाफ सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार था वो। और उसकी गद्दारियों की हर मामले में, कश्मीर के मामले में, चीन के मामले में और भारत को बंटवा करके सत्ता हथियाने में और बंटवाने के बाद 25 से 30 लाख लोग हलाक हुए, जाने गए लोगों को, 3 करोड़ लोगों के घर उजड़े। तो देश बटा, 25 से 30 लाख लोग मरे, 3 करोड़ लोगों के घर उजड़े, लेकिन उसको सत्ता मिली तो कह रहा है ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी,
तो ट्रस्ट बेस्ड डेस्टिनी उस गद्दार का तो हुआ, सौभाग्य के साथ उसका सामना तो हुआ, लेकिन देश के साथ ऐतिहासिक ट्रेजेडी का सामना हुआ इस गद्दार नेहरू के द्वारा। और हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इसी ने मरवाया। अब मरवा करके उनके परिवार पर जब तक जिंदा रहा ये गद्दार नेहरू, उनके परिवार पर जासूसी करवाता रहा कि आखिर इनका परिवार किससे बात करता है, क्या करता है, उसके अनुसार और भी अपने पाप को ढकने की साजिश बनाए, साजिश करे ये। और गवर्नर जनरल उसमें जब इसको सत्ता मिल गई 1946 या 47 में, उसे 46 से ही था, तो उसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से मिल करके हमारे उसी राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो हमारे आपके और हम भारतीय भाई बहनों के हृदय में, दिलो दिमाग में देशभक्ति के रूप में सबसे बड़े प्रतिमान हैं, सबसे बड़े आदर्श हैं, और वो बिल्कुल भगवान की तरह हैं, उसको इस गद्दार नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित करवाया। इस गद्दार नेहरू को, ये गद्दार नेहरू, तो इसको पहचानिए, इस गद्दार नेहरू को पूरा देश पहचाने इसको। बाकी तो राम मंदिर, बाबरी मस्जिद केस को ये आरएसएस के साथ मिलकर कैसे उलझाया, ये तो बताया, ये तो बताया गया है। और भ्रष्टाचार की नींव भी इसी ने रखा। कब? जब इसी का एक चमचा कोई मुख्यमंत्री था पंजाब का, प्रताप सिंह कैरो, उसने ज़बरदस्त लूटपाट की और भ्रष्टाचार किया, तो उसके भ्रष्टाचार को उचित ठहराया, मैंने उसको जस्टिफाई किया पार्लियामेंट में। तभी से हमारे देश में संस्थागत सिस्टमेटिक करप्शन की नींव पड़ी, नींव इसने डाला। तो बहुत खतरनाक दुश्मन था इस देश का, और सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार था वो। तो चलिए ये विषय थोड़ा भटक न जाए, तो ये समझने की आवश्यकता है। और फिर संसद ने जब एक संयुक्त रूप से एक प्रस्ताव पास किया, और प्रस्ताव था मैंने जब वो चीन से शर्मनाक हार हो गई भारत की, तब भी संसद ने यह महसूस किया कि ज़रूरी है, उसने एक प्रस्ताव पास किया। और वो प्रस्ताव जो है एक प्रतिबद्धता, कमिटमेंट है कि भारत अक्साई चीन सहित एक इंच ज़मीन जो है वापस लेगा। उस कमिटमेंट का, उस पार्लियामेंट के कमिटमेंट का, उस पार्लियामेंट की प्रतिबद्धता का, और पार्लियामेंट के कमिटमेंट से बधी होती है सरकार। सरकार जो है वो संसद के अधीन ही होती है और उसकी बधी रहती है, तो उसके कमिटमेंट से बधी हुई सरकार। ये 60-70 सालों तक यही सब सरकार चलाते रहे, यही गद्दार जेएनपीसी वाले। एक बार भी उस कमिटमेंट का, उस संसद की प्रतिबद्धता का नाम तक नहीं लिया। बस अपने देश की जनता को, लोगों को डरवाते रहे। चीन बहुत ताकतवर है, चीन न्यूक्लियर पावर है, और इसी लाइन पर वो विदेश नीति कह रहे कि हम चीन से संबंध बना रहे हैं। और ये प्रणब मुखर्जी से पूछा गया था, प्रणब मुखर्जी जो कभी विदेश मंत्री था, कि भाई कि चीन ने हमारी ज़मीन हड़पी हुई है और संसद की जो है वो प्रतिबद्धता है, तो ये अब वो राष्ट्रपति हो गया, कहना ना, ये सब उसी थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो ये कह रहा है यही प्रणब मुखर्जी उस सवाल के जवाब में कि भाई कि जो संसद की प्रतिबद्धता है और
और जो है जो हमारी जो ज़मीन को लेना है उसके विषय में क्या कहना है। तो कह रहा है कि हम चीन के साथ रिलेशन बना रहे हैं ब्रिक बाय ब्रिक, यानी मैंने ईंटा के ऊपर ईंटा रख करके। सब इस तरह के मुहावरे और शब्द जो है डिक्शनरी से उठा करके अपने पापों को ढकने के लिए इस तरह के वाक्य जो है मुहावरे वो रचा करते हैं। ये तो जितने भी बड़े अपराधी होते हैं जितने भी बड़े अपराधी हों, चाहे आर्थिक अपराधी हों, चाहे हत्यारे हों, चाहे भ्रष्टाचारी हो, तो वो कुछ बौद्धिक वर्ग रखते हैं चमचे किस्म के। तो क्या करते हैं कि वो डिक्शनरी से उठा करके खूबसूरत शब्द और खूबसूरत मुहावरे रहते हैं उनके सारे पापों को ढकने के लिए। तो उसी का नमूना है कि जो नेहरू ने गद्दारी किया, हमारी मैंने तिब्बत को थमा दिया, अपने दुश्मन नंबर 1 चीन को अक्साई चीन से 44,000 वर्ग मील और दे दिया। परमानेंट सीट जो भारत मिली थी वो भी दुश्मन नंबर 1 चीन को थमा दिया। और जब उस प्रणब मुखर्जी जब विदेश मंत्री था, जब उसे, हालांकि ये चैनल वाले दिखावे के रूप में जब इन्हें इस तरह से तीखा सवाल नहीं करते हैं, और ये कि भाई हमने भी पूछ लिया बस कि उस संसद की जो है प्रतिबद्धता का क्या हुआ, जो कि कह रहा है कि 1 इंच ज़मीन वापस लेनी है। तो बस बोलते हैं कि अरे हम चीन से संबंध जो है ब्रिक बाय ब्रिक, ईंटा दर ईंटा बना रहे हैं। तो वही भारतीय जनता दल बताना चाहता है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को कि जितने भी शातिर किस्म के अपराधी हैं, बड़े से बड़े आर्थिक अपराधी हों या मर्डरर हों या बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हों या तिकड़मी हों, तो उनके कुछ चमचे होते हैं बौद्धिक वर्ग के। वो क्या करते हैं कि डिक्शनरी से, शब्दकोशों से खूबसूरत शब्दों को उठा करके वो अच्छे मुहावरे, अच्छे वाक्य जो है रच देते हैं, और उन्हीं खूबसूरत शब्दों को और रचित वाक्यों को जो चमचे बौद्धिक वर्ग उनको बताए रहते हैं, उन्हीं को ये बोलते रहते हैं माने बड़े से बड़े अपराधी, और अपने पापों को ढकने के लिए। ये भी एक माने बहुत बड़ा एक टैक्ट है, चाल है। तो ये हालात हैं। जिस प्रलाप को सोनिया राहुल के ये दिखाते रहते गद्दार चैनल कि सोनिया ने हमला बोला, राहुल ने हमला बोला, हमारे 20 सिपाही, न तो इन गद्दारों से कोई पूछ रहा है, अरे भाई वो उस धोखे का शिकार हो गए हमारे जवान, लेकिन हमारे भारतीय सेना की जो बिहार रेजिमेंट ने उसके जवाब में 20 के बदले 53 मारा। उस पर तुमको यानी गर्व क्यों नहीं हो रहा है? और ये बात तो बड़ी छोटी सी है। जो गद्दार नेहरू ने हमारे हजारों सैनिकों को बल्कि जो वो मरवा दिया, पहले उसका दे हिसाब। जब ये गद्दार ये राहुल जो पूछता है कि मेरी इतना गुस्सा है, तो कोई नहीं पूछता है कि तुम्हारे बाप के नाना ने, कोई पत्रकार नहीं पूछता है, कोई ये सब गद्दार हैं वो क्या पूछेंगे। लेकिन जनता पूछे कि किस गद्दार राहुल के बाप के नाना ने जो है तिब्बत में दिया 44,000 वर्ग माने अक्साई चीन सहित 44,000 वर्ग मील और दिया। तो पहले वो गद्दार राहुल पहले देश को ये हिसाब दे अपने बाप के नाना के गद्दार नेहरू का के द्वारा दिए गए जमीन का गद्दारी स्वरूप, पहले वो हिसाब दे दे, तब जाकर पूछे कि वो चीनी सेना ये इतना घुस गए उतना घुस गए। तो ये गद्दार किस्म के चैनल तो नहीं पूछेंगे। देखिए गद्दार बराबर बोला जाएगा, हो सकता है कि मेरे इस बोलने से उनको असर न हो। मैंने बताया था कि इनको कितना भी गद्दार बोलिए इन पर असर नहीं होगा। वही
अमृत बाजार पत्रिका वाली जो जो उसी अमृत बाजार की ABP न्यूज़ है, वो उसका अभिशाप बनी हुई है, उसका बिल्कुल है मैंने उसका क्या कहते हैं कि अपवाद बनी हुई है। लेकिन वह अमृत बाजार पत्रिका अंग्रेज़ों वाली जो गुलामी के वक्त में बहुत ही क्रांतिकारी और बहुत ही इनकलाबी किस्म का वो पत्रकारिता करती थी। तो उसी ने बताया था कि ये जो अंग्रेज़ हैं इनको कुछ भी कितनी भी गाली भी दे दीजिए, अपशब्द भी कर दीजिए, कुछ अंग्रेज़ों को मार भी दीजिए, दिखावे के रूप में कुछ भी कहते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। लेकिन जब उनके पर्स पर आप हाथ लगाएंगे तब जाकर के उनकी आत्मा कुंडली उनका वो सब जागता है। उसी प्रकार इनको गद्दार कह दीजिए, कोई असर नहीं होगा। वो तो ऐसे ही समझते हो कि उनके लिए वो देशभक्ति भी कोई चीज़ नहीं होती है, और गद्दार उनको कह भी दे तो कोई ज़्यादा कोई अपमान भी नहीं मानते। तो ये होगा बिल्कुल। और जब उनके पर्स पर हाथ लगेगा, जब उनका बिजनेस पर हाथ लगेगा, तब इन समूह की बिजनेस हुआ, उनके धंधे हुए, तब जाकर उनकी कुंडली जागती है। तो इतने गिरे हुए किस्म के ये चैनल हैं, हमारे देश के लिए अभिशाप भी हैं और ख़तरा भी है। तो वो सब नहीं पूछते हैं, जब ये दिखा देते हैं कि राहुल ने हमला बोला, राहुल ने पूछा कि इतनी माना चीनी सेना इतनी घुसी, 1 किलोमीटर घुसी, 2 किलोमीटर घुसी, लेकिन ये सब नहीं पूछते हैं कि गद्दार राहुल, तुम्हारे बाप के नाना जो गद्दार नेहरू था, जो कि तिब्बत के बाद अक्साई चीन सहित 44,000 वर्ग मील जो अपने दुश्मन नंबर 1 चीन को दे दिया, पहले उसका दे हिसाब। नहीं पूछते हैं। बार बार भारतीय आवाम ताकत दल इस बात के लिए अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जगाना चाहता है कि अपने देश में देशभक्ति बहुत ज़रूरी है, राष्ट्रभक्ति बहुत ज़रूरी है, मुल्क परस्ती बहुत ज़रूरी है, अवाम परस्ती बहुत ज़रूरी है, और एकता और वही भारतीयता के आधार पर सभी देशवासियों को अपना ही भारतीय भाई बहन मानने का और अपने ही बराबर मानने का ये जज्बा बहुत ज़रूरी है। अगले एपिसोड में बताया जाएगा कि ये जो जितनी शक्तियां हैं वो भारतीय एकता की इतनी विरोधी क्यों है। एक तो इन्होंने पूरी देश में एकता को तार कर दिया है, भारतीय एकता को तार कर दिया है। हर जगह जो है विखंडन, जातियों के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर, स्वार्थों के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत पर। आज जब भारतीय एकता की बात हो रही है, ये सारी शक्तियाँ जो है, जो राजनीतिक दलों की भेष में प्रमुखता, उसमें GNPC, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रलाल चौकड़ी, और ये बीजेपी या वाम दल इस भारतीय एकता की अवधारणा, उसकी मुहिम, उसकी कोशिश के विरोधी हो गए हैं। तो अगले एपिसोड में सब विस्तार बताया जाएगा, और एक नमूने के तौर पर कि ये सब के सब जो है सामंतशाही ये संगठन है, इनके दिमाग में सामंतशाह घुसा हुआ है, पड़ा हुआ है। ये हमारे गरीब भारतीय भाई बहन, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन को, हमारे जो है मध्यम वर्गीय भारतीय भाई बहनों को ये इनके दिमाग में ये है कि ये सबको ये भारतीय ममता के सबको ये करने की बात करता है, सबको गले लगाने की बात करता है, सबको जो है पास में बिठाने की बात करता है। हम तो इनको बड़े साधारण ढंग से फंसाए हुए थे कि किसी को गटर में ही जो है वो ढकेले हुए थे, और उससे वोट भी ले रहे थे, और गरीबों का कभी उद्धार न हो, उस दलदल से बाहर न है, तो कुछ दाना फेंकते रहो कि मनरेगा है, आरक्षण है, बस। हम तो इस तरह से उनको फंसाए हुए थे। और आज ये भारतीय ममता के दल करेक्ट नहीं भाई, सबको गले से लगाना है, सबको समानता के आधार पर बिल्कुल एक करना है, आरक्षण को समाप्त करके
जो भी गरीब है, जो भी ज़रूरतमंद है, वो पूरी उसकी आर्थिक सहायता, सीखने का, पढ़ने का, अपने काबिलियत लिखाने का, और वो काबिल है, बस उसकी काबिलियत को निखार करके राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना है। तो इनकी खुद की जो दुकान है, खुद का जो साम्राज्य है, वो खिसकता हुआ दिख रहा है। इसलिए समझ लीजिए ये इनके लिए कोई जनता की सेवा को जो है कोई माने नहीं रखता है। देश की सेवा भी कोई माने नहीं रखता है। सिर्फ जो है अपना स्वार्थ भरा वो साम्राज्य को कायम रखना, इस देश को लूटना और सारी संस्थाओं को बंधक बना करके, तो यही काम जीएनपीसी ने 60-70 सालों तक किया है। इसीलिए कहा जाता है कि ये सबसे खूंखार औपनिवेशिक ताकत है। अगले एपिसोड में बताया जाएगा कि जहाँ चीन ने मुश्किल से पिछले 40 सालों में और पिछले 40 साल पहले हमारी अर्थव्यवस्था उसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल बराबर थी। उसने 40 साल में उसने यानी 5 गुना कर लिया। लेकिन ये जीएनपीसी इस देश को लूटती रही और अपना जो है जो विदेशों में जो है कालाधन जमा करती रही और अपने देश को जो है वो कंगाल कर दिया। यदि कोई राष्ट्रभक्त किस्म का कोई शासक होता तो चीन से भी ज़्यादा घर घर में कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, जिस तरह से वहाँ मोबाइल बन रहा है, बैटरी बन रही है, खिलौने बन रहे हैं और जो है कॉस्मेटिक के सामान बन रहे हैं, वो घर घर बनता, सबको रोजगार मिलता, दक्षता आती, चेहरे पर खुशी आती, दक्षता का माहौल आता। लेकिन ये सब जो है आरक्षण, दलित, गैर दलित, हिंदू मुस्लिम और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, सिर्फ देश को बांटना, बस यही काम किया है और लूटना। ये बहुत बड़े अभिशाप हैं जीएनपीसी। किस मुंह से ये बुलाते रहते हैं ये गद्दार चैनल वाले। इन गद्दार चैनलों को भी बहुत गौर से, बड़ी गंभीरता से और देशभक्ति के नज़रिए से इनको पहचानने की जरूरत है। बहुत ही खतरनाक। तो चीन के मसले पर जो मोदी सरकार ने जो इस तरह से जो सड़क बनाई, अच्छा, और ये सन 62 के बाद जीएनपीसी ने बिल्कुल सन 62 वाली स्थिति बिल्कुल बनाए रखी। कोई सड़क भी नहीं बनाया। 1986 के बाद कोई रक्षा उपकरण नहीं खरीदा, जो चूँकि वो दलाली नहीं मिली। तो बिल्कुल वही स्थिति 62 वाली बना के रखी थी कि चीन आए और पूरा घुस जाए। यही इनकी विदेश नीति थी और भारत के लोगों को डरवा करके चीन के माल को अपने यहाँ बिकवाया। तो ये अंग्रेजों से भी अधिक खतरनाक है जीएनपीसी वाले। तो अगले एपिसोड में बताया जाएगा कि किस प्रकार इस जीएनपीसी ने चीन के सापेक्ष, चीन की तुलना में हमारे देश के साथ गद्दारी तो की ही, इस देश को पीछे ढकेला और डरवाया। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा और समीक्षा को विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।